हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADS 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में भी नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और जैसा कि हमने बोला था कि अगला जो वीडियोस होगा, ये जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये नंबर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी किया था कि कैसे अगर किसी भी नाउन के अंत में SS आ जाता है, CH आ जाता है, तो उन नाउन को हम कैसे प्लूरल में फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरीके से अगर किसी नाउन के अंत में O आता है तो ऐसी स्थिति में उस नाउन को हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्या एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। फिर अगर X आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि जिनमें हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें वॉवेल में हम परिवर्तन करते हैं, और कुछ ऐसे लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो उनको हम किस तरीके से हम प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो फॉर्मेशन होता है सिंगुलर से प्लूरल में, आज इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको लेंदी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसी वीडियो में हम लोग सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को टच कर लेंगे, सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कैसे इनका फॉर्मेशन होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है, तो इसमें हम कुछ तरीके बताएंगे और अगर उन तरीक़ों को फॉलो करोगे तो आप किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको प्लूरल फॉर्मेशन में नहीं आएंगी। तो इन शब्द को इन रूल्स के माध्यम से हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो नंबर टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है। नंबर जैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा तो हम लोग पोसेसिव केस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से करेंगे और जैसा कि लेक्चर के अंत में, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक जैसे ही समाप्त होता है नाउन टॉपिक, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इन सभी चीज़ों को जितना हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप बेहतर तरीके से कर ले जा रहे हो, इसका मतलब है कि इन चीज़ों को आपको करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को हम जो लेक्चर के अंत में, इसका मतलब वीडियोस के अंत में, जैसे ही नाउन टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो नाउन टॉपिक के अंत में हम सॉल्व करेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये दोनों इंक्लूडेड होंगे और बेहतर तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे उसको समझने की। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई नाउन है, उस नाउन के अंत में S, SS, CH और SH, X और Z आ जाता है। अगर किसी नाउन के अंत में इन दिए गए, इसका मतलब इनमें से किसी भी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब आप इस नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो इस प्लूरल नाउन के अंत में ES, इसका मतलब प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो ES का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, और जैसे ही आप प्लूरल इसको बनाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, CH, तो CH है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे च का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, यानी जो उच्चारण होना चाहिए वो च का होगा। अभी एक्सेप्शन में हम बोलेंगे च का, जब CH का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का हो जाएगा तो उसमें हम कैसे प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। तो जैसे स्टमक होता है, तो स्टमक को आप प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो केवल उसमें ऐसा ऐड करोगे। उसी तरीके से जैसे मोनार्क आप बोलते हो तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करोगे, S की मदद से करोगे। ठीक, तो यहाँ पे ब्रांच है, बॉक्स है, चर्च है, मैच है, बैच है। अब यहाँ पे ब्रांच शाखा, बॉक्स डिब्बा, चर्च जो गिरजाघर होता है, मैच आप जानते ही हो, तो यहाँ पे नाउन के अर्थ में यूज़ किया गया है। इसी तरीके से बैच। तो अगर इन नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रांचेस, फिर बॉक्सेस, ES ऐड हो जाएगा, चर्चेस, उसी तरीके से मैचेस और बैचेस का प्रयोग होगा। एक्सेप्शन के लिए हमने जैसे बताया दो शब्द, मोनार्क MONARCH, उसका उच्चारण मोनार्च नहीं होता है, मोनार्क होगा। उसी तरीके से एक्सेप्शन के तौर पे हमने बताया स्टमक यानी पेट, तो स्टमक में भी अंत में CH आता है, तो उसको हम CH में चा न पढ़ के बल्कि का प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें केवल S का प्रयोग होना चाहिए।
लेकिन उसको छोड़ करके अगर जितने भी नाउन्स होते हैं इनमें से किसी का भी प्रयोग अगर नाउन के अंत में कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो ES की मदद से होना चाहिए। तो हमने इसको एक एक करके देखा। अब यहाँ पे किसी भी नाउन के अंत में अगर Y आ जाता है, सेकेंड रूल इसका कहता है, अगर हम Y की कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक देखो वॉवेल लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट। तो अगर किसी भी नाउन के अंत में Y आ जाता है तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो तो यहाँ पे ये Y की कंडीशन है और फिर जितने भी एग्जाम्पल दिखे गए हैं Y से है और एक कॉन्सोनेंट की कंडीशन है और दूसरा जो है वॉवेल की कंडीशन। तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का क्या तात्पर्य है इसको भी समझते हैं। तो देखो अगर कोई नाउन है और उस नाउन के अंत में Y आ जाता है और Y के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ Y का प्रयोग हुआ है और Y के ठीक पहले वॉवेल है, उसी तरीके से यहाँ भी Y के पहले वॉवेल है, उसी तरीके से यहाँ पे Y के पहले वॉवेल का प्रयोग हुआ है। तो इसका रूल कहता है कि जब इनका आप प्लूरल बनाओगे तो ऐसी स्थिति में केवल S का प्रयोग करोगे। मतलब अगर किसी भी नाउन के अंत में Y आया है और Y के ठीक पहले अगर वॉवेल का प्रयोग हुआ है तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम S का प्रयोग करेंगे। तो अगर प्लूरल फॉर्मेशन आप करते हो तो की का कीज़ हो जाएगा, फिर वैली का वैलीज़, फिर उसी तरीके से डे का डेज। फिर दूसरा ये कॉन्सोनेंट की कंडीशन दी गई है, अगर किसी भी नाउन के अंत में Y आता है और Y के पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जाता है तो वॉवेल कॉन्सोनेंट आई होप आप समझ रहे होगे। इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट्स की अगर संख्या की हम बात करते हैं तो 26 होते हैं और 26 में जो AEIOU होता है उसी को हम वॉवेल बोलते हैं और AEIOU को अगर छोड़ दिया जाए तो उसी को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर Y के पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आप उस शब्द से Y को हटा दोगे और Y को हटा करके आप IES का प्रयोग कर दोगे। क्या प्रयोग करोगे? Y को हटा के IES का प्रयोग करोगे। तो आप अगर ड्यूटी का प्लूरल बनाते हो तो ड्यूटीज़ हो जाएगा, उसी तरीके से आर्मी का अगर प्लूरल बनाते हो तो आर्मीज़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की तर्ज से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वॉवेल अगर आता है यानी Y के पहले वॉवेल आएगा तो केवल S का प्रयोग होगा, और अगर Y के पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग होता है तो उस कॉन्सोनेंट के बाद यानी Y को हटा करके हम IES को ऐड कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कंडीशन ऑफ O की बात करते हैं, अब कंडीशन ऑफ O क्या है? कंडीशन ऑफ O क्या होती है? इन जनरल अगर किसी भी नाउन के अंत में O का प्रयोग होता है, तो अगर किसी भी नाउन के अंत में O का प्रयोग होता है तो ऐसे नाउन का जब भी हम प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, मतलब उस नाउन को जब भी हम प्लूरल में प्रयोग करेंगे तो उस नाउन को ES से हम प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो मैंगो तो प्लूरल हो जाएगा मैंगोज़, यहाँ पे इको तो प्लूरल फॉर्मेशन होगा इकोज़, टॉर्नेडो टॉर्नेडोज़ हो जाएगा, वीटो वीटोज़ हो जाएगा, वोल्केनो वोल्केनोज़ हो जाएगा। तो इसको समझ लो, इसका अर्थ भी हम नहीं बताए थे। देखो सेवा होता है, इसका मतलब ये सेना होता है, थल सेना जिसे बोलते हो, ये चाबी होती है, वैली होती है जो घाटी होती है, और डे होगा दिन। इसी तरीके से इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब प्रतिध्वनि होती है जो गूंज होती है उसी को हम इको बोलते हैं, जो घूर्णन करती हुई जो वायु होती है उसी को हम टोर्नेडो बोलते हैं, वेटो जो होता है निषेधाज्ञा होती है जो निषेध या रुकावट होती है उसी को हम वेटो बोलते हैं, और जो वोल्केनो होता है उसी को हम ज्वालामुखी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन जनरल अगर किसी भी नाउन के अंत में ओ का प्रयोग होता है तो यदि हम उसका प्लूरल बनाना चाहें तो जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है उसमें हम ES को ऐड कर देते हैं। तो इसका इकोज़ हो जाएगा, इसका मैंगोज़ हो जाएगा, इसका टॉर्नेडोज़ होगा, उसी तरीके से इसका वेटोज़ होगा, और यहाँ पे लास्ट में वोल्केनोज़ होगा। बट एक्सेप्शन की बात करें, यहाँ पे बेसिकली हम उन्हीं शब्दों को मेंशन किए हैं जो आपके इंग्लिश में या आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर एक्सेप्शन की बात करो तो यहाँ पे लिखा है फोटो, पियानो, सोलो, किलो और कमांडो। यहाँ पे कुछ शब्द मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पे हम इसलिए इन 5 शब्दों को हम मेंशन कर दिए हैं क्योंकि इन्हीं सबसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली इन्हीं को आप प्लूरल फॉर्मेशन पूछा जाता है।
तो जब भी इनका आप अगर प्लूरल बनाओगे तो ध्यान दीजिएगा, इनका प्लूरल केवल एस से बनाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी शब्द यहाँ पे मेंशन हैं उनका अगर आप प्लूरल फॉर्मेशन करते हो तो उन शब्द के अंत में केवल एस लगा के प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा। अगर आपने कहा फोटो तो इसका प्लूरल होगा फोटोज़, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, एस का ऐड कर दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड करोगे, पियानोज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सोलो में सोलोज हो जाएगा, किलो में किलोज हो जाएगा और कमांडो में कमांडोज हो जाएगा। सभी मतलब समझ लेते हैं। यहाँ जो चित्र होती है उसी को हम बोलते हैं फोटोज़, फोटो। पियानो जो वाद्य यंत्र होता है उसी को हम पियानो बोलते हैं। सोलो अगर हम कहते हैं जो सोलो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उसी को हम सोलो बोलते हैं। किलो आप जानते हो मेज़रमेंट की बात की जा रही है, जैसे आप लीटर करते हो मेज़रमेंट करते हो, उसी तरीके से हम ग्राम या किलो जो होता है तो किलो को हम प्लूरल कैसे फॉर्मेशन करते हैं, एस के माध्यम से। कमांडो आप जानते हो ये सेना में अगर आप भर्ती होते हो, कमांडो एक पद होता है, ये कमांडो एक रैंक होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कमांडो बोलेंगे। और उसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ एस ओनली, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, फिर अगर किसी भी नाउन के अंत में ओ आता है और उस नाउन के अंत में ओ तो आ गया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, मतलब जितने भी नाउन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन सभी के अंत में ओ का प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने दो रूल पढ़ा ओ के, एक यहाँ पे एक और पढ़ते हैं। ये रूल क्या है, यहाँ पे देखो सभी के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। यहाँ पे सभी के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। देखो एच है, यहाँ पे जी है, उसी तरीके से डी है, टी है और एन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर टी था, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है, उसी तरीके से डी है। यहाँ पे आप देखो इनके पहले क्या यूज़ किया गया है, वॉवेल। इनके पहले क्या है, वॉवेल। यहाँ पर भी वॉवेल, यहाँ पर भी वॉवेल, यहाँ पर भी वॉवेल और लास्ट में भी वॉवेल का प्रयोग हुआ है। तो रूल है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में ओ आया हो और ओ के ठीक पहले किसी भी वॉवेल का अगर यूज़ कर दिया जाए, तो जब भी आप उस नाउन का प्लूरल में फॉर्मेशन करोगे तो केवल उस नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए आप ओनली एस को ऐड करोगे। मतलब कि यहाँ पे अंत में ओ आया है और ओ के ठीक पहले वॉवेल का अगर प्रयोग कर दिया गया है, यानी स्वर का प्रयोग कर दिया गया है, तो उसका प्लूरल जब भी फॉर्मेशन आप करोगे तो केवल एस की ही मदद से होना चाहिए। तो यहाँ पे बैम्बू अगर लिखा है, बांस जिसे बोलते हो, तो इसका प्लूरल क्या होगा, बैम्बूज हो जाएगा। उसी तरीके से वीडियो है, वीडियो का प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करोगे, वीडियोज़, यानी कि क्या ऐड कर दोगे, एस को ऐड करोगे। यहाँ पे स्टूडियो का प्लूरल स्टूडियोज़ हो जाएगा। उसी तरीके से रेशियो, रेशियोज़ हो जाएगा। उसी तरीके से रेडियोज़ हो जाएगा। और यहाँ पे कुक्कू तो कुक्कूज़ हो जाएगा। यानी केवल एस का ऐड करोगे तो ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ कि अगर अंत में ओ आया है और ओ के पहले किसी भी वॉवेल का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इसका जब भी आप प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो केवल उसमें एस का ही प्रयोग होना चाहिए। यहाँ बांस हो गया, वीडियो आप जानते ही हो, स्टूडियो भी होता है जहाँ पे आप मूवी या फिर जहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है किसी भी चीज़ की, उसको स्टूडियो बोलते हैं। ये रेशियो जो होता है यानी अनुपात को बोलते हैं। रेडियो आपको पता ही है कि वाद्य यंत्र का नाम है, यहाँ पे जो आप रेडियो जो ग्रामीण वगैरह में देखो जिसमें आप डिफरेंट चैनल्स को सुनते हो, तो पहले के ज़माने में रेडियो ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो उसी को रेडियोज़ बोलते हैं। यहाँ पे जो कुकू है, कुकू को हम कोयल बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे नेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा है एफ और एफ ई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ई है, यहाँ पर भी एफ ई है, यहाँ पर भी एफ ई है, यहाँ भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, एफ एफ एफ। इसका मतलब है कि इन जनरल अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई का प्रयोग कर दिया जाता है तो जब भी आप उसका प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो प्लूरल फॉर्मेशन करते समय आप एफ या एफ ई को हटा दोगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम एफ या एफ ई की बात करें तो एफ या एफ ई की अगर हम बात करें तो इसको हम हटा देंगे,
और इसके जगह पे क्या कर देंगे, VES जोड़ देंगे। मतलब कि अगर हम इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो प्लूरल फॉर्मेशन करते समय F या FE आया है, अगर F आया है या FE आया है तो उसके स्थान पे क्या यूज़ कर देंगे, VES ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे लाइफ है तो लाइफ का प्लूरल क्या होगा, लाइफ्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे FE को हटा करके हम VES लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे नाइफ है, नाइफ को हटा करके हम क्या ऐड कर देंगे, नाइफ्स है। उसी तरीके से FE है यहाँ पे वाइफ, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, VES ऐड कर देंगे। उसी तरीके से इसमें भी हम लीव्स कर देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे थीफ है तो थीफ्स ऐड कर देंगे। ये ऐसे ही जारी रहेगा यहाँ पे भी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी हाफ्स, फिर इसी तरीके से VES। तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी भी नाउन के अंत में F या FE आता है तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए। सभी का शब्द का मतलब समझ लो। लाइफ यहाँ पे लिखा था जिसका मतलब जीवन होता है, नाइफ है जिसका मतलब चाकू होता है, वाइफ पत्नी, लीफ था यहाँ पे वो पत्ती के सेंस में यूज होता है, यानी जो पेड़ की पत्तियाँ होती है उसके हम बोलते हैं लीफ। उसी तरीके से थीफ यानी चोर जो होते हैं। फिर उसी तरीके से काफ यानी जो बछड़ा होता है उसी को हम काफ बोलते हैं। हाफ यानी आधा जो होता है उसी को हम हाफ बोलते हैं। और अंत में वॉल्व यानी भेड़िए के सेंस में यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे कुछ नाउन मेंशन कर दिए गए हैं। मतलब आप देख रहे हो बिलीफ है, चीफ है, ग्रीफ है, गल्फ है, रूफ है, हैंकरचीफ है। तो ये कुछ एक्सेप्शन के तौर पर नाउन प्रयोग किए गए हैं। एक्सेप्शन आप देख सकते हो कि इन नाउन के साथ F आया है, मतलब कि इन नाउन के अंत में क्या आया है, F है। तो इन जनरल अभी हमने देखा कि F या FE आता है तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, VES ऐड कर देते हैं। किनको हटाकर, F या FE को हटाकर। बट ये एक्सेप्शन के तौर पर इसमें दो चार और हैं, लेकिन उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी स्थिति से उनका सरोकार नहीं है। अभी तक एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं और वो जनरल यूजेस में भी नहीं है, तो इसलिए हमें उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये जितने भी नाउन मेंशन किए गए हैं, चाहे बिलीफ हो, चीफ हो, ग्रीफ हो, गल्फ हो, रूफ हो, हैंकरचीफ हो, जब भी आप इनका प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो ये हमेशा याद रखना इनका प्लूरल फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ S। इसका मतलब है कि इनमें केवल S का ऐड कर दोगे, यानी S का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे उसी तरीके से चीफ है तो आप चीफ्स बोल दोगे, ग्रीफ है तो ग्रीफ्स बोल दोगे, गल्फ है तो गल्फ्स बोल दोगे। उसी तरीके से रूफ है, रूफ्स बोल दोगे। हैंकरचीफ है तो उसी तरीके से यहाँ पे S ऐड कर दोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी देख लेते हैं। बिलीफ विश्वास को बोलते हैं, चीफ जो मुखिया होता है, मुख्य होते हैं, उसको बोलते हैं। ग्रीफ दुख, गल्फ जो खाड़ी होती है, रूफ छत, हैंकरचीफ जो रुमाल होती है उसी को हम हैंकरचीफ बोलते हैं। तो अब ये समझ गए होंगे कि इन जनरल वे में हम क्या करेंगे, F या FE को हटाकर VES को यूज़ करेंगे। बट एक्सेप्शनल अगर इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस में कर दिया जाता है तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन S की ही मदद से होना चाहिए। मतलब F या FE में किसी भी प्रकार के, यानी F अगर प्रयोग हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। केवल क्या चेंजेस होंगे, हम S को ऐड करके इन्हें प्लूरल में फॉर्मेशन यानी प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर देखो यहाँ पे इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्मेशन उनके अंदर मौजूद वॉवेल में कन्वर्जन करके करते हैं। इसका मतलब है कि उन शब्द के अंदर कुछ वॉवेल में चेंजेस कर देंगे तो प्लूरल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो मैन है, वुमेन है, फुट है, टूथ है और यहाँ पे माउस का प्रयोग है। उसी तरीके से लाउस होता है, ठीक है, जो जुआ होती है उसी को हम लाउस बोलते हैं, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, मैन है तो इसमें एक ही हटा करके हम क्या ऐड कर देंगे, ई ऐड कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी ऐड कर देंगे, वुमेन हो जाएगा। यहाँ डबल ओ की जगह हम डबल ई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी डबल ओ की जगह हम क्या कर देंगे, डबल ई कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पूरा हटा करके माइस कर देंगे। क्या करेंगे, माइस। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे चूहा था, माउस का मतलब चूहा होता है, और यहाँ टूथ अफीट का मतलब आप समझते हो, तो वुमेन और मेन का भी आप जनरल सेंस में आप प्रयोग जानते हो। तो यहाँ पे कुछ था जिसको हमने समझा। उसी तरीके से लाउस था तो लाउस का लाइस हो जाएगा, LOUSE होता है तो वहाँ पे SE के स्थान पर CE का हम प्रयोग कर देंगे।
यानी OUCE, ये नहीं, ये देखिए LOUSE था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइस हो जाएगा, मतलब हम पूरा हटा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, CE का ऐड कर देंगे, यानी LICE का प्रयोग कर देंगे, तो ये अपने आप में प्लूरल फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम अगर दूसरे फॉर्मेशन की बात करते हैं प्लूरल बाय एडिंग ES, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कुछ ग्रीक वर्ड्स दिए गए हैं या फिर लैटिन वर्ड्स आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी शब्द मेंशन है, जैसे एनालिसिस है, हाइपोथेसिस है, एक्सिस है, बेसिस है और सिंथेसिस है, तो यहाँ पे ये जब प्लूरल फॉर्मेशन इनका करेंगे तो इन जनरल पहले सबका मतलब समझ लो। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, एक्सिस धुरी होता है, बेसिस आधार होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। अब अगर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यही इन्हीं में से एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और वही चीज़ें आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, मतलब आपको इसमें PhD नहीं करना है भाई, आपको केवल वही चीज़ जानना है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। PhD करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, इंग्लिश सीखने के लिए पूरी जीवन पड़ी है, तो हम उसमें कभी भी सीख सकते हैं। एक बार नौकरी आप पा जाओगे तो आप किसी भी स्थिति में आप सीख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तब पर भी आप उसको जगाइए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात है। और आप जिस प्रिपरेशन की एग्जामिनेशन करते हो, अगर SSC की कर रहे हो या किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इंग्लिश उसमें पूछी जाती है तो उसमें आपको क्वेश्चंस आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम क्लैरिफाई कर देंगे सारी चीज़ें नंबर्स के बारे में। बाकी जो इसके अतिरिक्त जो रूल्स होंगे नंबर से, जैसे हमने कल प्रीवियस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें डजन, 100, 1000 ये सब की कंडीशंस क्या होती हैं, हाइफन की कंडीशंस क्या होती हैं, उसी तरीके से जो स्पेशल रूल्स होते हैं जो एग्जामिनेशन पे पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें मकसद मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, इसका मतलब है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें कवर कर दी जाए और कवर भी की जा रही हैं। तो यहाँ पर देख लो, इसमें क्या करना है आपको, जब भी इनको प्लूरल आप फॉर्मेशन करोगे तो प्लूरल फॉर्मेशन करते समय जहाँ IS है तो IS के स्थान पे ES यूज कर दो। मतलब या तो हम ऐसे बोल दें, I को हटा कर क्या जोड़ देंगे, E जोड़ देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे I को हटा करके क्या जोड़ देंगे, E, यहाँ पे E जोड़ देंगे, यहाँ पर भी E जोड़ देंगे और यहाँ पर भी E जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका प्लूरल क्या होगा, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, एक्सिस, बेसिस और यहाँ पे सिंथेसिस हो गया। तो ये ध्यान देना है कि अगर इन जैसे यहाँ 5 वर्ड्स मेंशन किए गए हैं तो इसमें से किसी भी अगर शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है एंड इफ दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द सेंस ऑफ प्लूरल, सो इन दिस कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू हियर इज यू हैव टू रिमूव I फ्रॉम हियर एंड ऐड व्हाट, E शुड बी एडेड। इट मीन्स यहाँ पर आपको I के स्थान पर यहाँ पे E को ऐड कर देना है, तो IS के स्थान पे ES का प्रयोग होना चाहिए। उसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर भी क्राइसिस है तो क्राइसिस को क्राइसिस आप कर दोगे, डायग्नोसिस है डायग्नोसिस के स्थान पर डायग्नोसिस कर दोगे, मेटामॉर्फोसिस है उसी तरीके से ES कर दोगे, थीसिस है उसी प्रकार से आप ES कर दोगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना, इसका भी मतलब समझ लो। क्राइसिस था तो संकट होता है, विपदा होती है। डायग्नोसिस इसका मतलब है कि रोग का निवारण जो होता है, इलाज होता है, उसी को हम डायग्नोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कायापलट या फिर कायांतरण करने की स्थिति जो होती है, ये कायांतरण जिसे हम बोलते हैं उसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लास्ट में था थीसिस। जैसे आप अगर देखते हो कि जो थीसिस होता है, एक तो सार होता है थीसिस और दूसरा जो थीसिस होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपको जमा करना पड़ता है, जो पत्रक जमा करता है आप, उसी को हम थीसिस बोलते हैं। लास्ट यहाँ पे प्लूरल बाय एडिंग ए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं, यहाँ पे 2 ही शब्द मेंशन किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एग्जामिनेशन में यही 2 शब्द को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सिंगुलर कंडीशन में है, ध्यान दीजिएगा। इनको जब भी हम प्लूरल फॉर्मेशन में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, इसका मतलब ये जो शुरू में लिखे गए थे ये सिंगुलर में थे और प्लूरल हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे प्लूरल बताने की प्रक्रिया की जा रही है या आपको प्लूरल बनाने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पे जो क्राइटेरियन है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको हटा देना है और इसमें केवल ए ऐड कर देना है। यानी
ON को हटा दो और क्या ऐड कर दो, A ऐड कर दो। उसी तरीके से यहाँ पे फेनोमेनन है तो इसका प्लूरल क्या होगा, फेनोमेना। तो आप ये मत याद रखना हमेशा कि S या ES होता है, कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। लास्ट में अगर हम बात करते हैं प्लूरल बाय एडिंग व्हाट, यहाँ पर भी हम A ऐड कर देंगे। स्पेशल वर्ड्स हम मेंशन कर दिए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरियम है तो इसमें भी UM को आप हटा दो, ऐड कर दोगे बैक्टीरिया। उसी तरीके से इसका मतलब है कि इनके अंत में UM आएगा एंड यू हैव टू रिमूव UM फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड व्हाट शुड बी एडेड। सो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे A, यहाँ पर भी आप क्या ऐड कर दोगे, A ऐड कर दोगे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इसको, क्रीमेटोरिया, ठीक है। तो इसका समझ लो, बैक्टीरिया तो आप सभी जानते हो, एजेंडा कार्यक्रम, कोरिजेंडम, जो कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र होता है या संशोधन होता है। क्रेमेटोरियम जो होता है, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है कि जो स्मशान घाट होता है, जो दाह संस्कार होता है, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है दाह संस्कार। तो उसी को हम क्रेमेटोरिया कन्वर्ट कर देंगे। सिंगुलर क्या है, क्रेमेटोरियन, प्लूरल क्या है, क्रेमेटोरिया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको आज इस लेक्चर में, आज इस वीडियो में समझा कि कैसे शब्द होते हैं उनको हम प्लूरल में फॉर्मेशन करते हैं। आई होप इस वीडियो में आप बेहतर चीज़ों को समझ गए होंगे। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। बस छोटी छोटी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता होती है, बाकी बहुत टफ नहीं है। बस वीडियो में बने रहिए, रेगुलर रूप से आप देखिए और फिर देखिए आप किस तरह आपके पास चेंजेस आते हैं, किस तरह बदलाव आते हैं। आप बदलाव कैसे देखोगे, नाउन समाप्त होने दीजिए, आप अपने आप को खुद आकलन कर पाओगे कि हाँ, नाउन समाप्त होते ही नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हम बेहतर तरीके से, आसानी तरीके से हम कर ले रहे हैं। जब क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे कि हाँ, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं। और ये भी इवैल्यूएट कर पाओगे कि वास्तव में अब हम सही जगह पर जुड़ गए हैं और बेहतर चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।